वेलकम टू जॉइन विद रोजगारशाला। आज है 7 फरवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये आपका फ्रांस बन गया है। अब बात करते हैं भारतीय यूपीआई की। तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसको लॉन्च किया गया था आपका 2016 में एनपीसीआई के द्वारा। अब एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इस यूपीआई का प्रयोग किया जाता है इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट के लिए किया जाता है। और फ्रांस पहला देश बन गया है यूपीआई को स्वीकार करने वाला। और जो एफिल टावर की टिकट का जो भुगतान है वो यूपीआई के द्वारा किया जाता है। और अभी हाल में एनपीसीआई और लायरा कंपनी जो फ्रांस की कंपनी है इसके मध्य में समझौता हो गया है। आगे देखते हैं विदेश जहां यूपीआई का यूज हो रहा है कौन कौन से हैं। एक सिंगापुर है आपका, एक यूएई है, एक नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और ब्रिटेन है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और फ्रांस के पीएम कौन है वर्तमान में? गैब्रियल अटल है। आगे देखते हैं इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और 7 सितंबर को ही पुलिस सहयोग दिवस भी मनाया जाता है। और जो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर आपका लियोन्स फ्रांस में है। और फ्रांस और स्पेन के बीच एक पर्वतीय देश है कौन सा? एंडोरा है। और डिजिटल शेंजन वीज़ा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? ये आपका फ्रांस है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि न्यायमूर्ति ऋतु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो ये आपकी उत्तराखंड की हुई हैं, यानी कि उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं अभी। और जो ऋतु बेहरी उत्तराखंड की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई है? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। और जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 217 के द्वारा 217 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल हैं। वहीं अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम श्रीवास्तव है। अगला आगे देखते हैं हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी केरल की। और हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश की। वहीं बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश जिनका वर्तमान में अभी हाल ही में निधन हुआ है कौन थी? फातिमा बीबी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। और इनको केरल का दूसरा हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था। आगे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 32 के द्वारा की जाती है। वहीं जो हाई कोर्ट है इसके द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 226 के द्वारा की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? तो ये आपका GRSC से समझौता किया है, यानी कि रोल्स रॉयस और GRSC, यानी कि GRSC की फुल फॉर्म है आपकी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड और ये कोलकाता में है। और MOU यानी कि MTUS 4000 समुद्री इंजन के निर्माण और जो निर्माण किया जा रहा है वो रांची झारखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे देखते हैं C295 हेलीकॉप्टर ये निर्माण के लिए एग्रीमेंट हुआ है अभी टाटा और एयरबस के बीच में। और निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? वडोदरा में, गुजरात में, गुजरात के वडोदरा में इसका निर्माण किया जाएगा। और ये पहला स्पेन फर्स्ट इसका कहाँ से आया था? ये स्पेन से आया था। पहला कहाँ से? स्पेन से इसको लाया गया था। और आगे देखते हैं समुद्रयान के लिए व्हीकल तैयार किसने किया है? यानी कि मत्स्य 6000। और टाइटन पनडुब्बी ये आपकी आर्सन गेट कंपनी की है। और समुद्र की गहराई किसके द्वारा नापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा। और ऊंचाई किसके द्वारा नापी जाती है? अल्टीमीटर के द्वारा।
अगला प्रश्न है चौथा कि अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये आपका भूटान है। आगे देखते हैं इसमें अभी अंतरिम बजट पेश करने वाली कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। और विकसित भारत 2047 तक ये इसका मतलब एक थीम रखी गई थी और इसमें कहा गया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें बात की गई थी इन सब की। और भारतीय सहायता प्राप्त विदेशी कौन कौन से हैं, यानी कि 2023-24 में थे भूटान पहले नंबर पर था और मालदीव दूसरे नंबर पर था। वहीं अगर 2024-25 की बात करें तो 2024-25 में 5,668 करोड़ की जो सहायता देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि पहले नंबर पर कौन है आपका? भूटान है। इसको 2,069 करोड़ की राशि सहायता की जाएगी इसकी, और नेपाल की 700 करोड़ और मालदीव की 600 करोड़। और आगे देखते हैं भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की करेंसी आपकी नगुल्ट्रम है और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेरेंग टोबेगो हैं। आगे देखते हैं निर्मला सीतारमण अब तक 6 बार बजट पेश कर चुकी हैं। सर्वाधिक बजट 10 बार किसने किया था? मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। और बात करें ब्रिटिश भारत में बजट सबसे पहले पेश करने वाला कौन था? जेम्स विल्सन 1860 में उन्होंने बजट पेश किया था। वहीं बात करें अंतरिम बजट में 3D की बात की गई है। ये 3D क्या है? ये 3D है आपका डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी। आगे देखते हैं अंतरिम बजट 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट रहेगा कितना? 5.1% फिजिकल डेफिसिट रहेगा। आगे देखते हैं पीएम ने 27,000 रुपये करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ये आपकी ओडिशा में रखी है। और ये बात करते हैं तालाबीरा थर्मल पावर की, तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम ने रखी है संबलपुर ओडिशा में और इसकी क्षमता रहेगी आपकी 800 मेगावाट गुणा 3 यूनिट, यानी कि टोटल 2400 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। और निर्माण किया जा रहा है इसका नेवली लिग्नाइट लिमिटेड के द्वारा और इसको फंड प्राप्त हुआ है कितना? 27,000 करोड़ रुपये। आगे देखते हैं माता टीला परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। और सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और आपका बगलीहार और रेटल बांध जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? चेनाब नदी पर। आगे जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है कर्नाटक राज्य में। और वहीं उरी परियोजना ये आपकी जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। वहीं और तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर ही है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं छठवां प्रश्न, यानी कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये आपका INS संदायक है। अगर बात करें INS संदायक की तो INS संदायक यार्ड 3025 भी कहते हैं, यानी कि यार्ड 3025 भी कहते हैं इसको। और इसको शामिल किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और निर्माण करने वाला कौन था? GRSC था। और जो ऐसे INS विक्रांत बनेंगे, INS संदायक बनेंगे, यानी कि ऐसे टोटल 4 बनेंगे साथियों INS, और 2 डीजल इंजन बनेंगे। इसमें 2 डीजल इंजन है इसमें। और आपका देखते हैं प्रोजेक्ट 75 में 6 डीजल पनडुब्बी कौन कौन सी? आपकी कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, बागीर और बागसीर। और इसको बनाने वाला कौन है? मझगांव डॉक डाक लिमिटेड, मुंबई। आगे देखते हैं भारत में पहली एंटी सबमरीन जहाज ये INS अर्नाला के द्वारा। भारत में पहला स्वदेशी विमान बागपोत कौन था? INS विक्रांत था आपका। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया था। और आगे देखते हैं प्रेरणा देवस्थली INS विक्रांत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? प्रेरणा देवस्थली INS विक्रांत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया है। अगर बात करें वर्ल्ड कैंसर डे की तो आपका ये कब से स्टार्ट हुआ था मनाना? 4 फरवरी 2000 से। कहाँ से? पेरिस से इसको मनाना स्टार्ट हुआ था। अगर बात करें 2024 की थीम की, विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम की बात करें तो ये आपका इसमें इसकी थीम थी देखभाल के अंतर को कम करना। क्या थीम थी? देखभाल के अंतर को कम करना। और साथ ही अभी हाल ही में एक फेक डेथ न्यूज चर्चा में रही पूनम पांडे की, कह रहे थे कि इसकी
सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, लेकिन ये एक फेक न्यूज़ थी। अगर बात करें हम सर्वाइकल कैंसर की, तो भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे बड़ा कैंसर है ये, और ये गर्भाशय की ग्रीवा पर होता है साथियों। और जो जिस वायरस से होता है उसका नाम क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और इसके लिए अभी भारत ने एक वैक्सीन तैयार की है। कौन सी, सर्वावैक, भारत की पहली ये क्या वैक्सीन है। आगे देखते हैं, बजट में निर्मला सीतारमण ने इस वैक्सीन को फ्री किया है 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए। साथियों आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और आपका विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को, और विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को, और विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं साथियों, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, तो ये आपके मिल्खा सिंह हैं साथियों। अगर बात करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसमें 2 गोल्ड मेडल दिए गए हैं। किस किस को, एक मिल्खा सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, एक पीटी उषा को, और ये पीटी उषा हैं IOC की पहली महिला हेड हैं। बात करें साथियों, अगर मैं बात करूं एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह को 1958 में जो टोक्यो में हुए थे, और 1962 में जो जकार्ता में हुए थे एशियन गेम्स, इसमें गोल्ड मेडल दिया गया था किसको, मिल्खा सिंह को साथियों। अगर बात करें कॉमनवेल्थ की, तो इसमें गोल्ड मेडल दिया गया था। और रोम में जो ओलंपिक हुए थे 1960 में, इसमें 4थी रैंक आई थी साथियों, ठीक है। किसकी, भारत की 4थी रैंक थी ओलंपिक 1960 में। आगे बात करते हैं साथियों, मिल्खा सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी, द रेस ऑफ माई लाइफ, क्या, द रेस ऑफ माई लाइफ। और साथियों आगे देखते हैं, भारत में जो ओलंपिक पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था साथियों, जो भारत में ओलंपिक हुई थी 2008 में बीजिंग ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल जीता था आपका अभिनव बिंद्रा ने साथियों। किसमें, शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल्स की शूटिंग में गेम्स में इसमें अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे साथियों। वही बात करें दूसरा किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे साथियों, उसमें 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। आगे देखते हैं, भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन थी, PV सिंधु थी। इसने सिल्वर मेडल 2016 में रियो में हुए थे जो, और ब्रॉन्ज 2020 में टोक्यो में हुए थे साथियों। अगला 9वां प्रश्न है कि राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है, तो साथियों ये लाल कृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा हुई है अभी। तो बात करते हैं भारत रत्न की, तो इनकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की 1954 में। और जो भारत रत्न है इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, इसमें एक वर्ष में अधिकतम 3 अवार्ड दिए जा सकते हैं साथियों। और जो 49वें भारत रत्न दिया गया है वो कर्पूरी ठाकुर को, ये बिहार के पूर्व CM हैं, और इनको कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगर 50वें भारत रत्न की बात करें तो ये लाल कृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा की गई है। अगर बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की, तो भारत के ये उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। और साथियों इन्होंने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा चलवाई थी गुजरात से अयोध्या तक, और सर्वाधिक लंबे समय तक ये गृह मंत्री भी रहे थे साथियों। बात करते हैं भारत रत्न की साथियों, तो भारत रत्न पहली बार 1954 में किसको दिया गया था, राधा कृष्णन को, और राजगोपालाचारी और CV रमन को साथियों। अगर बात करें मरणोपरांत की, तो भारत रत्न मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और अगर विदेशी की बात करें कि पहली बार किस विदेशी को भारत रत्न दिया गया था, जी खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को दिया गया था साथियों। अगर बात करें साथियों वर्तमान में पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए किसको, बैजंती माला को, और आपका चिरंजीवी को, पद्मा सुब्रमण्यम को, वेंकैया नायडू को, और आपका बिंदेश्वर पाठक को दिया गया साथियों। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है साथियों, तो ये कर्नाटक ने जीती है। अगर बात करें नागेश ट्रॉफी की, तो ब्लाइंड T20 क्रिकेट की है ये, और इसको होस्ट किसने किया है, नागपुर महाराष्ट्र ने, और जीता किसने है, कर्नाटक ने। और उपविजेता कौन रहा है इसमें, आंध्र प्रदेश, यानी कि कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराया है।
बात करें साथियों डूरंड कप की, तो डूरंड कप हमेशा याद रखेंगे फुटबॉल से संबंधित हैं। और किसने जीता है? ये मोहन बागान ने जीता है। और विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है और ये हरियाणा ने जीती है साथियों। और इसमें हारा कौन है? राजस्थान हारा है। अगर बात करें डेविस कप की, तो डेविस कप हमेशा याद रखेंगे टेनिस से संबंधित है और किसने जीता है? इटली ने जीता है साथियों। वहीं बात करें अजलान शाह कप की, तो अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है और ये मलेशिया में हुआ था और ब्रॉन्ज कप इसमें भारत ने जीता था साथियों। ये 7 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।